दोपहर के करीब 1 बजे का टाइम था। यह वह टाइम होता है जब गांव एकदम सुनसान होता है। मोस्टली सभी लोग इस समय अपने घर के अंदर होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लेकिन 17 जून को करीब 1 बजे धनवती अपने घर से निकलती है दवाई लेने के लिए। लेकिन ना तो वो कभी दवाई की दुकान तक पहुंचती है और ना ही कभी घर वापस आती है। घर की सारी जिम्मेदारी धनवती पर ही थी, क्योंकि उसका पति देख नहीं सकता था और उसकी दोनों बेटियां भी काफी छोटी थी। घंटों बाद भी धनवती के घर वापस न आने पर उसकी दोनों बेटियां और पति बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उसको रात भर ढूंढते हैं। गांव के हर गली में ढूंढते हैं, चप्पे चप्पे पर ढूंढते हैं, लेकिन धनवती का कुछ पता नहीं चलता। और ऐसे ही बेचैनी में 2 दिन बीत जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद 19 जून की सुबह एक खबर आती है। धनवती के घर से मात्र 500 मीटर दूर ही एक गन्ने के खेत में डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी थी धनवती की। लेकिन बरेली के गांव में ये आखिरी डेड बॉडी नहीं होने वाली थी, बल्कि ये तो शुरुआत थी। यह शुरुआत थी बरेली सीरियल किलर की। धनवती का परिवार दुख में था। उन 2 छोटी बच्चियों के सर से माँ का परछाया सदा के लिए हट चुका था। लेकिन गांव में ऐसे में तरह तरह की बात बनने लगी थी। कोई कह रहा था धनवती का अफेयर था और कुछ लोग कह रहे थे लूटपाट के चक्कर में मार दिया। पर ऐसे में पुलिस के मन में कुछ सवाल थे जो डेड बॉडी को देख कर आए, क्योंकि कुछ चीजें थी जो उसको आम मर्डर से बिल्कुल अलग बनाती थी। डेड बॉडी को देखकर लग रहा था किसी ने पर्सनली अपना गुस्सा निकाला है। और डेड बॉडी के गले पर एक नोट था जो कि विक्टिम की ही साड़ी के पल्लू से बंधा हुआ था, और ये चीज ही इस मर्डर को आम मर्डर से अलग बनाती है। लेकिन पुलिस को इस टाइम पर अंदाजा नहीं था कि बरेली में सीरियल किलर घूम रहा है, जिसका अगला शिकार कोई भी हो सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करीब 12-13 महीने के अंदर 9 और औरतों की डेड बॉडी मिली। इन 9 मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कुछ चीजें बरेली पुलिस ने नोटिस की जो इन सभी मर्डर्स को कनेक्ट कर रही थी। जैसे सभी विक्टिम्स की एज करीब 45 से 65 के अराउंड थी। सभी विक्टिम्स की डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली और सारी डेड बॉडीज अराउंड 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मिली। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सभी बॉडीज की गर्दन पर नोट बंधा हुआ था, वो भी उन्हीं के कपड़ों से। और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने सारी चीजें आई, तब बरेली पुलिस को अंदाजा हुआ कि शायद बरेली में एक सीरियल किलर घूम रहा है, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। और उसका अगला शिकार कौन होगा उसका कोई अंदाजा भी नहीं था। पर जैसे जैसे बरेली में सीरियल किलर की खबर आई तो लोगों का डर बढ़ने लगा। औरतों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और गांव में भी डर का माहौल फैल गया। ऐसे में पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ने लगा, मीडिया की तरफ से, और पॉलिटिकल प्रेशर भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि सीरियल किलर की न्यूज़ पूरे बरेली में फैल चुकी थी। तो फिर ये केस एसएसपी अनुराग आर्य ने अपने हाथों में लिया। इस केस को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी बनाया और अब ये केस उन्हें किसी भी हालत में सोल्व करना ही था, इससे पहले किलर अपना अगला शिकार करे। तो पुलिस ने सीरियल किलर की तलाश के लिए वॉर रूम प्रिपेयर किया, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई एंड उसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन तलाश। ऑपरेशन तलाश के अंदर टोटल 22 पुलिस टीम फॉर्म हुई, जिन्होंने 25 किलोमीटर का रेडियस कवर किया। साथ ही साथ उन्होंने 600 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रख सके, और करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज स्कैन की गई। अब पुलिस की टीम एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेशन में जुट गई थी। पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में पूरे 25 किलोमीटर के रेडियस में फैल गई थी और लोगों से तहकीकात के दौरान पुलिस को मिला इस केस का पहला ब्रेक थ्रू। एक इंसान सामने आया जिसने किलर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक इंसान देखा था, और इससे मिला पुलिस को किलर का पहला लुक। अब पुलिस के पास एक चेहरा था, लेकिन लाखों की भीड़ में इस चेहरे को कैसे ढूंढे, ना तो पुलिस को कोई नाम पता था और ना ही कोई एड्रेस। पहले ब्रेक थ्रू के बाद मानो सब शांत हो गया था, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद भी पुलिस के हाथ
कुछ सॉलिड नहीं लग रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे पुलिस हार गई है और वो किलर पुलिस की हार देख रहा है और खुश हो रहा है और शायद उसको ये फील भी आ रहा था कि वो कंट्रोल में है और वो इंचार्ज है सब चीज़ों का। वो बेसिकली सोचने लगा था कि उसने पुलिस को आउटस्मार्ट कर दिया है और यही शायद किलर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था और उन्हें दूर दूर तक कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तब 9 अगस्त को एक कॉल आया। ये कॉल था एक चाय वाले का। चाय वाले ने कहा, शायद जिसको आप ढूंढ रहे हो वो मेरे यहाँ चाय पी रहा है। और ये बात सुनकर पुलिस को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा शायद कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन चाय वाला आगे बताता है कि वो इंसान हंस के बता रहा था कैसे उसने पुलिस को हरा दिया और कैसे कोई भी उसको नहीं पकड़ पाया। और चाय वाला आगे बताता है कि वो आदमी 6 औरतों के बारे में बात भी कर रहा था और चाय वाले से उन 6 औरतों के बारे में सुनने के बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंची और पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया वो आदमी ना तो कोई शातिर इंसान लग रहा था और ना ही कोई नॉर्मल इंसान, बल्कि वो तो नॉर्मल और शातिर के बिल्कुल अपोजिट लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी मेंटली रिटार्डेड इंसान को अरेस्ट कर लिया है। और वहां पर उन्होंने अरेस्ट किया कुलदीप कुमार गंगवार को। पुलिस ने इस केस में अपना पहला अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा काम ये कर भी सकता है। ऐसा लग रहा था कोई मेजर ब्रेक थ्रू ना मिलने की वजह से पुलिस ने स्टेज्ड अरेस्ट किया है, वो भी इस इंसान का जो अपने बारे में ढंग से गवाही भी नहीं दे सकता। लेकिन कुलदीप ने उन 6 मर्डर्स को एक्सेप्ट किया और उसके पास से ही विक्टिम्स की बिलोंगिंग्स मिली, जिनको वो एज ट्रॉफीज अपने पास रख लेता था। पुलिस ने कुलदीप के पास से बरामद किया धनवती का आधार कार्ड, अनीता देवी का वोटर आईडी कार्ड, प्रेमवती का फार्मर नाइफ और महमूदन का भी फार्मर नाइफ। तो पुलिस ने आखिर पकड़ ही लिया था बरेली के सीरियल किलर को। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि कुलदीप ने इतनी बेरहमी से उन औरतों का खून किया? और ऐसे ही बहुत से सवाल थे जिनका जवाब पुलिस भी जानना चाहती थी। जैसे वो डेड बॉडी की गर्दन पर नोट क्यों बांधता था? क्या ये उसका कोई बस सिंबल था? क्यों उसने मर्डर के लिए गन्ने के खेत ही चूज किए? और वो इन सभी वारदात को अंजाम कैसे दिया करता था? तो अगर हम बात करें कुलदीप की, कुलदीप का जन्म बाकरगंज नाम के गांव में हुआ था। तो कुलदीप बचपन से ही काफी इंट्रोवर्ट बच्चा रहा है, हमेशा अपने में रहने वाला। और उसके गांव के एरिया में लोग उसे समझते नहीं थे, क्योंकि वहां के माहौल में इंट्रोवर्ट बच्चे कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन उस टाइम कुलदीप के अंदर कोई किलर इंस्टिंक्ट भी नहीं थे, ना ही उसके मन में किसी के लिए नफरत थी। कुलदीप भी एक नॉर्मल बच्चा ही था। लेकिन ये सब उस दिन बदला जब उसके पिता बाबूराम ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अपनी दूसरी बीवी के कहने पर कुलदीप के पिता बेवजह उसकी माँ के साथ मारपीट करते थे, लड़ाई करते थे, गाली गलौज करते थे और जितना भी बुरी तरह से हरेसमेंट हो सकता था वो किया जाता था। और यही सब देखने के बाद कुलदीप के मन में अपनी सौतेली माँ के खिलाफ नफरत बढ़ गई। लेकिन वो उस समय अपनी सौतेली माँ के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया और अपनी माँ पर अत्याचार होते देख उसे लगता था हर चीज की जिम्मेदार ये सौतेली माँ ही है, क्योंकि उसके पिता की दूसरी शादी से पहले वो लोग खुशी खुशी रह रहे थे, क्योंकि उससे पहले उसने अपने पिता को ऐसे मारते हुए नहीं देखा था और ना ही कभी उन दोनों के बीच इतनी लड़ाइयाँ होती थी। ये सभी चीजें कुलदीप की नजरों में हो रही थी उसकी सौतेली माँ के आने की वजह से। और उस सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से कुलदीप के अंदर कंट्रोल की भूख जागने लगी। उसे लगने लगा कि किसी भी सिचुएशन में वो कंट्रोल में हो और वो अपनी माँ का बदला ले। और कुछ सालों बाद जब कुलदीप छोटा ही था तब उसकी माँ गुजर गई और कुलदीप ने वो इकलौता इंसान भी खो दिया जिससे वो प्यार करता था। कुलदीप ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता था और उसका अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी कुछ खास ध्यान नहीं था और उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। तो ना ही उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया था और ना ही अपना पेट भरने का कोई काम। कुलदीप चुपचाप रहता था और पूरे गांव में इधर उधर भटकता रहता था और इन सभी चीजों के चलते गांव वाले कुलदीप को पागल समझने लगे, क्योंकि ना तो वो कोई काम करता था, ना वो अच्छे से कपड़े पहनता था, बस इधर उधर गाँव में घूमता रहता था। और वो इंट्रोवर्ट था, इस वजह से वो किसी से बात भी नहीं करता था और इन्हीं सब चीजों की वजह से गाँव वालों को लगने लगा कि ये पागल है कोई। लेकिन कुलदीप
कुलदीप अपने मन के अंदर गुस्से की आग को लेकर घूम रहा था। ये गुस्से की आग हर घर जलाने वाली थी। लेकिन करीब 2014 में कुलदीप की शादी कर दी गई। शायद कुलदीप के पिता बाबूराम को लगता था कि शादी के बाद कुलदीप बदल जाएगा और शायद अपनी जिम्मेदारियां भी उठाएगा। लेकिन कुलदीप के अंदर जो आग थी और जो उसके अंदर कंट्रोल की भूख थी वो मरी नहीं थी और ना ही वो शांत हुई थी। और इसी सब के चलते कुलदीप अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था। कुलदीप अपना सारा गुस्सा अपनी वाइफ के ऊपर उतारने लगा था। अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला भी वो अपनी वाइफ से लेने लगा था। लेकिन बिना किसी गलती के भी वो अपनी वाइफ के साथ बुरी तरह मारपीट करता, जैसे उसके पिता उसकी माँ के साथ किया करते थे। और बहुत दिनों तक ये सब सहने के बाद जब कुलदीप में कोई चेंज नहीं आ रहा था, तब उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाती है। वाइफ के छोड़कर चले जाने के बाद कुलदीप एकदम अकेला था और उसके अंदर जो औरतों के लिए नफरत थी, उसके अंदर जो हैवानियत थी औरतों के लिए, वो और ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही कुलदीप ने तरह तरह के नशे करने भी शुरू कर दिए थे। वो शराब, गांजा, भांग, सुल्फा, न जाने किस किस तरह के नशे किया करता था। तो इतने सारे नशे करने के बाद कुलदीप का अपने ऊपर से संतुलन खो रहा था। और जो लोग इतना नशा करते हैं उनके दिमाग में वो ही बातें चलती रहती हैं बार बार रिपीट पे, जो चीज़ उन्हें हर्ट करती है। उसकी वाइफ का छोड़ कर जाना, बचपन में उसकी माँ के साथ हुआ सारा अत्याचार, वो सभी चीज़ें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और उसको उन सभी चीज़ों का बदला लेना था। उन सभी चीज़ों का गुस्सा उसे किसी जगह निकालना था। तब 17 जून को कुलदीप देखता है दोपहर में एक औरत खेतों के रास्ते अकेली जा रही है और वो औरत थी धनवती। कुलदीप धनवती के पास जाकर बात करने लगता है। धनवती ने कुलदीप को गांव में इधर उधर घूमते देखा है और एक हार्मलेस सा इंसान समझ के धनवती कुलदीप से बात करने लगती है। और बात करते करते कुलदीप अचानक से धनवती से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है और कुलदीप के मुंह से वो बात सुनने के बाद धनवती चौंक जाती है। धनवती कुलदीप को मना कर उसको रिजेक्ट कर आगे चलने लगती है घबराहट के साथ। लेकिन धनवती से रिजेक्ट होने की वजह से कुलदीप ट्रिगर्ड हो गया था। कुलदीप धनवती को घसीट कर गन्ने के खेत में लेकर जाता है और वहाँ बेरहमी से कुलदीप धनवती का तब तक गला दबाता है जब तक उसके हाथ पैर चलने बंद नहीं हो जाते। और उसके बाद भी कुलदीप उसकी गर्दन पर नोट बांध देता है। कुलदीप ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो गर्दन पर नोट इसलिए बांधता था ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसका विक्टिम मर चुका है। अगर गलती से भी थोड़ी बहुत सांस बच चुकी है तो वो जिंदा ना बच पाए। साथ ही कुलदीप पुलिस को ये भी बताता है कि वो गन्ने के खेत इसलिए चुनता था क्योंकि वहाँ से दूर तक किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। अगर सामने से कोई इंसान निकल भी जाए तो उसको पता नहीं चलता था कि खेतों के अंदर क्या हो रहा है। तो फिर कुलदीप, जिसको हर कोई पागल समझता था, किसी को भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि कुलदीप इतना शातिर है और कैसे उसने सभी 9 मर्डर्स बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किए हैं। साथ ही इन 13 महीने के अंदर किसी को उस पर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ था, लेकिन उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको पकड़वा दिया। कुलदीप की इंटेंशंस के बारे में गांव वालों को भनक भी नहीं थी। जब सबको लगता था कि कुलदीप इधर उधर भटक रहा है, तब कुलदीप अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होता था। तो फिर कुलदीप, जिसने बचपन में अपनी माँ के साथ अत्याचार होता देखा है, कैसे उसने इतने सारे बच्चों को अनाथ कर दिया था। और पूछताछ के दौरान कुलदीप पुलिस को बताता है कि उसको थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है एक भी मर्डर का, बल्कि हर एक मर्डर के बाद उसकी कंट्रोल की भूख शांत होती थी। उसको लगता था कि वो पावर में है, वो कंट्रोल में है। मतलब उसके लिए वो सारे मर्डर्स बस उसका एक गुस्सा निकालने का जरिया थे। और आप कभी बता नहीं सकते कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या होती है। उन सभी 9 औरतों को दूर दूर तक कुलदीप की इंटेंशंस के बारे में भनक भी नहीं थी। आज के टाइम में आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। और साथ ही उन 9 औरतों की बस एक ही गलती थी, गलत समय पर गलत जगह होना। और इसी के साथ खत्म होता है बरेली सीरियल किलर का केस। एंड आई विल मीट कुलदीप इन हेल।